हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिमान आवेशित कण के संयुक्त प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था, डिस्कस किया था। अब हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी धारावाही चालक तार पर जो बल कार्य करता है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं, सबसे पहले तो यह आप जान लीजिए कि धारावाही चालक किसे कहा जाता है। धारावाही चालक का मतलब ऐसा चालक जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसको हम लोग धारावाही चालक कहेंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी धारावाही चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में ये अध्ययन करेंगे कि जब किसी धारावाही चालक तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है मैग्नेटिक फील्ड। यही आज हम लोगों का पॉइंट है, इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, हमने कुछ चित्र बना दिए हैं, अभी इन सब का आप लोग बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो बात हम करते हैं, ये हम जान लेंगे कि जब यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखें तो इस चालक पर एक बल लगने लगता है। यानी अगर किसी धारावाही चालक तार को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो धारावाही चालक तार पर क्या लगने लगेगा, एक बल लगने लगेगा। यदि आप किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के बाद में उस पर एक बल कार्य करेगा। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा दोनों की दिशा के लंबवत होती है। यानी ये जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा दोनों के लंबवत होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और धारा की दिशा इस तरफ है। ये धारा है, ये क्या है, I है, और ये B है। तो यहाँ पे जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा कौन होगी, ये होगी। क्योंकि हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि जब आप किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उस पर एक बल लगेगा और यह बल जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। अब देखिए, इस बल को हम एक साधारण प्रयोग द्वारा देख सकते हैं। यानी इस बल को हम एक साधारण प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए एक तार के टुकड़े को एक नाल चुंबक के ध्रुवों N तथा S के बीच इस प्रकार ढीला बांध देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तार के टुकड़े को लिया हमने और नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच में ऐसे ढीला करके बांध दिया। देखिए नाल चुंबक है और नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच में इस चालक तार को हमने, ये देखिए थोड़ा इसको ऐसे कर दिया जाए, नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच में ऐसे हमने बांध दिया। ये चालक तार आपका है। अब एक नाल चुंबक है। नाल चुंबक दो प्रकार के होते हैं, दंड चुंबक और नाल चुंबक। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये साउथ, यस का मतलब साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, यल का मतलब नॉर्थ पोल है। ये क्या है, चालक तार है और ध्रुवों के बीच में हमने इसको क्या किया है, बांध दिया है। तार की लंबाई ध्रुवों के बीच ध्रुव की दिशा के लंबवत होती है। ये जो तार की लंबाई है ये ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, अब जैसे ही हम तार में वैद्युत धारा, इस तार में जैसे ही हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, धारा की दिशा के लिए तीर बना हुआ है, धारा इस तरफ से इस की तरफ बहेगी। तो देखिए जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तार ऊपर की ओर उठ कर तन जाता है। जब तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये तार ऊपर की ओर ऐसे उठ करके इस तरीके से बन जाता है, तन जाता है। अब देखिए जब तार ऊपर की ओर उठ करके तन जाता है तो तार में धारा है, तार में क्या है, धारा है। तो इससे स्पष्ट है कि धारावाही चालक धारावाही तार पर एक बल ऊपर की ओर लग रहा है। यानी ऊपर की ओर इस पर क्या लग रहा है, एक बल कार्य कर रहा है, एक बल लग रहा है। तो तार में धारा की दिशा को उल्टा करने पर, अगर तार में धारा की दिशा को आप उल्टा कर देंगे, यानी धारा इस तरफ से इस तरफ की ओर बहने लगेगी, तो इस बल की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अथवा चुंबक की दिशा, यानी चुंबक को उल्टा कर देने पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टा कर देने पर क्या होता है, बल की दिशा मतलब बदल जाती है। यानी तार क्या होता है, नीचे की ओर तन जाता है। अर्थात अब तार पर लगने वाले बल
जो बल की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे की हो जाएगी। चुंबक की दिशा को आप यानी नॉर्थ इधर कर दे, साउथ इधर कर दे, या धारा की दिशा को आप पलट देंगे तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा हम निम्नलिखित दो नियमों से समझ सकते हैं। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही चालक तार को, अब इसको आप विस्तार से एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब हम किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारावाही चालक तार पर एक फोर्स कार्य करता है। अब वो जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों की दिशा के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ये करंट फ्लोइंग, करंट के बहाव की दिशा है, तो यहाँ ये आपकी क्या हो जाएगी, चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि इस प्रयोग को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमने एक नाल चुंबक लिया और नाल चुंबक का ये साउथ है और ये नॉर्थ है। इसमें हमने एक तार के टुकड़े को दोनों ध्रुवों के बीच में ढीला करके कस दिया। जब इस तार में हमने धारा प्रवाहित की तो देखा कि तार ऊपर की ओर तन गया, यानी तार में एक बल कार्य कर रहा है। यदि हम धारा की दिशा को पलट दें या चुंबक के ध्रुवों को पलट दें, यानी चुंबक के ध्रुवों को चेंज कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल दी जाए, तो ये लगने वाला बल जो होगा ये भी बदल जाएगा, यानी इसकी दिशा नीचे की ओर हो जाएगी, तार नीचे की ओर तन जाएगा। अब आगे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार, ये जो धारावाही चालक तार है इस पर लगने वाले बल की दिशा को हम निम्नलिखित दो नियमों में से किसी एक नियम को लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो दो नियम कौन से हैं? पहला नियम है राइट हैंड फ्लेम रूल नंबर 2, यह है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है? अगर आप दाएं हाथ के पंजे को ऐसे फैलाएंगे, देखिए चित्र में हमने बना दिया है, दाएं हाथ की हथेली को आप ऐसे फैलाएंगे तो ये जो अंगूठा है ये चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताएगा और ये जो फैली हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी और ये जो हथेली का बीच है इससे गुजरने वाली ये रेखा मान लीजिए गुजर रही है, ये क्या बताएगी? हथेली, जो आपकी हथेली है, हथेली पर यानी तो चालक पर ये लगने वाले बल की दिशा बताएगी। ये क्या चार्ट जो हम दिखा रहे हैं आपको बना करके, ये क्या बताएगा? लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ये आपका इस आप चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही के कारण जो बल है उसको आप इस दाएं हथेली के रूल नंबर 2 से आप समझ सकते हैं। हथेली हमने बना दिया, या आप इसको एक नियम से और समझ सकते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल क्या है? आप अपने बाएं हाथ को ऐसे करेंगे, बाएं हाथ की देखिए बाएं हाथ के आप दो उंगलियों को बांध रखेंगे और ये तीन उंगलियां आप खुली रखेंगे, अंगूठा उसके बगल वाली और मध्यमा। तो देखेंगे आप ये अंगूठा जो है ये चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा बताएगी और ये जो अंगूठे की बगल वाली उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, बी की दिशा बताएगी, और ये जो मध्यमा है ये उसमें बहने वाली धारा की दिशा को बताएगी। तो ये फ्लेमिंग के दो रूल्स हमने आपको बता दिए। कौन कौन से रूल? पहला रूल है, तो पहले रूल को हम कैसे पढ़ेंगे? यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा आई की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो तो चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत हथेली में से धक्का देने की दिशा में होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा और बीच वाली अंगुली धारा आई की दिशा तथा जो आपका अंगूठा है वो लगने वाले बल की दिशा बताएगा, अंगूठा लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ये आपका देखिए तीनों उंगलियां परस्पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चित्र में हमने बता दिया है। तो आज के टॉपिक में आप लोग चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल को समझेंगे, इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। हम अगले टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में फिर स्वागत है। मैं श्रीनिवास तिवारी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जगत जीत इंटर कॉलेज
इकौना श्रावस्ती। कल लास्ट यानी कल जो वीडियो हमने आपको पढ़ाया था, कल वाले वीडियो में हमने बात की थी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति के बारे में बात किया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जो होता है वो तीन प्रकार से मोशन कर सकता है, तीन प्रकार से प्रवेश कर सकता है। एक नंबर, पहला नंबर बताया था कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, और दो नंबर जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, और तीन नंबर पढ़ाया था जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण तिरछा प्रवेश करता है। और बच्चों हमने आपको इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी वीडियो में, लास्ट वीडियो जो हमारा 42 मिनट का था, उसी में हमने, उस लेक्चर में हमने आपको न्यूमेरिकल भी बता दिए थे। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत सरल टॉपिक है। आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने कॉपी और यानी नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए। आज का हमारा टॉपिक है आवेशित कण की गति पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। यानी अगर कोई आवेशित कण कहीं पे गति कर रहा है और वहां पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक यानी चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र उपस्थित हैं, तो उस कण के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक जल्दी से आप नोट कर लेंगे। टॉपिक हमारा है आवेशित कण की गति पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की का संयुक्त प्रभाव। आइए हम बात करने। तो हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि एक आवेशित कण है। हमने मान लिया कि मान लिया Q आवेश से आवेशित यम द्रव्यमान का एक कण। हमने क्या माना, हमने मान लिया कि Q आवेश से आवेशित यानी एक कण है जिसके ऊपर Q आवेश है, उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और वह B चाल से ऐसे स्थान से गुजरता है जहां एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B विद्यमान है। यानी हमने क्या मान लिया सपोर्ट किया कि हमारा ये आवेशित कण है और ये ऐसे गुजर रहा है, बी चाल से जा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों प्रेजेंट हैं। तो जब दोनों प्रेजेंट हैं तो आवेशित कण पर दोनों क्षेत्रों के कारण निम्नलिखित बल कार्य करेंगे। यानी ये जो आवेशित कण है इस पे वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के कारण निम्नलिखित बल कार्य करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, आवेशित कण पर दोनों क्षेत्रों के कारण निम्न बल कार्य करेंगे। निम्न बल कार्य करेंगे। पहला नंबर कौन सा फोर्स कार्य करेगा, तो पहला नंबर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल। पहला नंबर किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण कौन सा बल कार्य करेगा, वैद्युत बल। और आपको मैंने जब स्थिर वैद्युत पढ़ाया था तो वहीं पे पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ाई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको क्या पढ़ाई थी, E बराबर F/Q0। हमने पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E = F/Q0। याद कीजिए, पहले हमने पढ़ाया था, पहले ही चैप्टर में, पहले ही लेसन में, जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किए थे। तो ये शुरुआत में, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, F = Q0 × E। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या माना है, हमने माना है कि एक
मान लिया है कि Q आवेश मतलब Q आवेश से आवेशित इस्मालियम द्रव्यमान का एक कण B चार्ज से, ठीक है, किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है, मतलब ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां पे वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E और मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B दोनों विद्यमान हैं। तो दोनों जब विद्यमान है तो दोनों क्षेत्रों के कारण निम्न बल कार्य करेंगे। पहला बल कौन सा? वैद्युत क्षेत्र के कारण बल। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल F बराबर क्या हो जाएगा? आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था कि सदिश राशि होती है, इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। बल भी कैसी राशि? सदिश, इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। तो वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E। ये आपका पहली बात, ये आपकी पहली बात होगी। अब देखिए यहाँ पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन आवेश के लिए यहाँ पे जो बल होगा, देखिए इधर हम लिखे देते हैं, यहां बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहां पे बल जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। यहां पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन आवेश के लिए, धन आवेश के लिए, अगर आपका आवेशित कण धन आवेश है तो बल की दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और देखिए इधर अथवा उसके विपरीत, उसके विपरीत किसके लिए? ऋण आवेश के लिए, ऋण आवेश। अगर ऋण आवेश है तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, और अगर धन आवेश है तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। अब देखिए दूसरा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। तो दूसरा नंबर क्या लिखेंगे आप? चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है लॉरेंट फोर्स। अभी पिछले वाले ही टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉरेंट फोर्स के बारे में। तो लॉरेंट फोर्स के बारे में जब डिस्कस हमने किया था तो हमने आपको बताया था कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंट बल क्या होता है? F बराबर QBB। F बराबर QBB। देखिए इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ये आपका कौन सा बल आ गया? चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल आ गया। अब देखिए यह बल जो होगा, ये वाला जो बल होगा वो कण के वेग और वैद्युत क्षेत्र दोनों के क्या होगा? दोनों के दिशा के लंबवत होगा। यानी अगर मान लीजिए ये जो चुंबकीय बल होगा वो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ठीक है ना। अब ये मान लीजिए कण इस तरफ जा रहा है, कण के वेग की दिशा हो गई, और ये क्या हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। तो बल की दिशा क्या होगी? दोनों के लंबवत होगी। यानी यह बल कण की गति की दिशा भी, ठीक है, यानी कण की गति की दिशा भी तथा चुंबकीय क्षेत्र भी, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये कण के गति की दिशा है, दोनों के लंबवत कार्य करेगा। दोनों के क्या करेगा? लंबवत। यानी ये जो बल कार्य करेगा चुंबकीय बल, ये ऊपर की तरफ कार्य करेगा। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, और ये कण की गति की दिशा है, यानी वेग की दिशा है। ठीक है ना। तो ये बल जो चुंबकीय बल होगा वो कहां पर कार्य करेगा? किस दिशा में कार्य करेगा? तो आप सीधी सी सिंपल सी बात बता देंगे कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उस पर कार्य करने वाला जो बल होगा चुंबकीय बल, वो चुंबकीय बल कहां कार्य करेगा? तो उस पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र और कण के गति दोनों की दिशा के लंबवत कार्य करेगा। ये बल की दिशा है, ये V मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, और ये किसकी दिशा है? कण के गति की दिशा है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा हम इसको FE से लिख दें। FE से लिखने का मेरा तात्पर्य है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल है, और इसको FM से लिखते हैं तो इसका मतलब यह है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब चुंबकीय बल, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला फोर्स। FM बराबर हमको मिला Q इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर V, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर V। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका चित्र बना के हमने आपको समझाया है कि ये आवेशित कण मान लीजिए यहाँ पे है,
और ये क्या है, v वेग से x अक्ष के धन दिशा में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब x अक्ष के धन दिशा में जा रहा है तो इस पर जो कार्य करने वाला चुंबकीय बल होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस तरफ होगी, z अक्ष में। अब z अक्ष को ऐसे हम नहीं बना सकते हैं बोर्ड पे, क्योंकि 3D फिगर नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। z को ऐसे बना नहीं सकते थे, या आप चार्ट के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, देखिए ये आवेशित कण है और ये आवेशित कण इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जब ये इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ जब जाएगा तो ये v की दिशा हो गई, और ये किसकी दिशा हो गई, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये कण के वेग की दिशा हो गई। और ये क्योंकि यहाँ पे E और V दोनों प्रेजेंट है तो ये किसकी दिशा हो गई, आवेशित कण पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा हो गई, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और वैद्युत क्षेत्र के ही दिशा में ये वैद्युत बल कार्य करेगा, यानी यहीं पे F कार्य करेगा, F की दिशा भी इधर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर आवेशित कण क्या है, धन है, और अगर आवेशित कण ऋण होता तब ये F की दिशा इधर हो जाती नीचे। अब देखिए यहाँ पे E, ये तो दोनों हो गया, मतलब ये आपका V हो गया, ये V हो गया, ये V वेग की दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ये यहाँ पे चूंकि वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल की दिशा हो गई। तो आपका चुंबकीय बल कहाँ हो जाएगा, चुंबकीय बल आपका नीचे हो जाएगा, ये चुंबकीय बल होगा। क्योंकि चुंबकीय बल ऑलवेज हमेशा कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इसलिए देखिए इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है, ये V है चुंबकीय क्षेत्र और ये क्या है, कण का वेग। अब देखिए यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, चित्र भी अगर आपने नहीं बनाया तो चित्र भी बना लीजिए। आगे देखिए क्या करेंगे, आगे हमको क्या करना है, तो आगे हम ये करेंगे, आगे हम इसमें जो करना है हमको, अतः आवेशित कण पर कुल बल, ठीक है। तो अतः आवेशित कण पर कुल बल, तो आवेशित कण पर कुल बल कितना हो जाएगा, कुल बल का मतलब लॉरेंट बल, ठीक है। तो कुल बल कितना हो जाएगा, कुल बल F बराबर हो जाएगा वेक्टर F बराबर वेक्टर Fe प्लस वेक्टर Fm, यानी वैद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। तो वेक्टर F बराबर वैद्युत बल का मान कितना है, तो वैद्युत बल का मान Fe का मान कितना है QE, और चुंबकीय का कितना है Q इंटू B क्रॉस B। ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय बल हो गया। अब आगे आप देखेंगे, यदि आवेशित कण बिना विचलित हुए गुजरता है, तो यानी आवेशित कण बिना विचलित हुए सीधा गुजर रहा है। देखिए यदि आवेशित कण बिना विचलित हुए गुजर रहा है, यदि आवेशित कण बिना विचलित हुए गुजर रहा है, यानी यह गुजरता है, बिना विचलित हुए गुजरता है, ऐसा मान लीजिए कि आवेशित कण ऐसे जा रहा है तो सीधे बिना विचलित हुए, यानी उसके ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके ऊपर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र आवेशित कण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, तभी वो जैसे जा रहा है। मान लीजिए अभी मैं जा रहा हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ, ठीक है, हवा चल रही है, मैं अपने स्थान से विचलित नहीं हो रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हवा मेरे ऊपर कोई दबाव उतना नहीं डाल पाती है, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं डाल पाती है, मैं जैसे जा रहा हूँ उसी अपने धुन में जाऊंगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आवेशित कण बिना विचलित हुए गुजरता है, तो क्या हो जाएगा F बराबर 0, और जब F बराबर 0 हो जाएगा तो अथवा हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q को कॉमन कर लूंगा, और जब Q को कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q को कॉमन करने के बाद में वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस E बराबर क्या हो जाएगा 0। अब Q को जब उधर आप पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर आपको 0 मिल जाएगा, यानी आपको अब क्या मिलेगा, इसको मैं
रब कर रहा हूं। आगे देखेंगे आप क्या मिलेगा। आगे आपको मिलने जा रहा है V क्रॉस B प्लस E इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। ये आपको मिल जाएगा 0। अब ये आपको 0 मिल गया तो देखिए यहां पर यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम क्या, इससे देखिए क्या है, ये हमको क्या मिल गया, B क्रॉस B प्लस E बराबर 0 मिल गया। तो इससे स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र E की दिशा B क्रॉस B, V क्रॉस B की दिशा में होनी चाहिए, अर्थात B तथा E परस्पर लंबवत होने चाहिए तथा उस स्थान पर आवेशित कण E तथा B यानी वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत निश्चित चाल से गुजरना चाहिए। ये 0 होने का मतलब इससे क्या है, इससे स्पष्ट है। तो इससे क्या स्पष्ट है, इससे स्पष्ट ये है कि यहाँ पे स्पष्ट है कि ई यहां लिख देंगे, स्पष्ट है कि ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा B क्रॉस B की दिशा में होनी चाहिए अर्थात B तथा E परस्पर लंबवत B तथा E परस्पर लंबवत होने चाहिए तथा उस स्थान पर आवेशित कण E तथा B यानी वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत E तथा B दोनों के लंबवत निश्चित चाल से गुजरना चाहिए, निश्चित चाल से गुजरना चाहिए। अब ये बात हो गई। अब देखिए उपरोक्त समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखिए। उपरोक्त समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरण से हम लिख सकते हैं माड वेक्टर B क्रॉस B बराबर हो जाएगा वेक्टर E, माड वेक्टर E। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, B साइन 90। साइन 90 कैसे होगा, क्योंकि ये आप जानते हैं B ये लिखा है A क्रॉस B दो सदिशों का सदिश गुणन। तो ये चूंकि B और B के बीच का जो एंगल है वो 90 है, दोनों लंबवत है। तो जब लंबवत है तो थीटा यहाँ 90 हो जाएगा, और थीटा जब 90 हो गया तो आपको मिल गया B साइन 90 बराबर इधर क्या मिल जाएगा, माड वेक्टर E का E हो जाएगा। तो यानी B बराबर आपको E मिल जाएगा, यानी B बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो B बराबर आपको मिलने वाला है E बटे B। अब देखिए ये B बराबर जो E बटे B मिला, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो इससे निकाल हम ले सकते हैं कि अगर यानी संयुक्त रूप से
कोई आवेशित कण जो है ऐसे मतलब माध्यम में ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड विद्यमान है, तो इस इक्वेशन से हम उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें आवेशित कण के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आवेशित कण जिस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है उसके वैद्युत क्षेत्र का मान पता हो और चुंबकीय क्षेत्र का मान पता हो, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आवेशित कण का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। हम अगले वीडियो के साथ फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।